मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। हम रेगुलरली आपके कमेंट्स और लाइक को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर कमेंट का हम आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच, आपके इस प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं आपका अपना अजय सर और ये है आपकी प्यारी सी विद्याम क्लासेस। तो बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, ये पार्ट 6 है हमारा। पार्ट 1 to 4 में हम मिरर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 5 जो था हमारा, वो हमारा इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन था। तो मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक वो जो इसके पहले के जो वीडियोस लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे, तो प्लीज एक बार वो देख ले, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा पार्ट 5 था उसमें हमने स्नेल्स लॉ तक पढ़ा था, और स्नेल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसका अगर साइन लेते हैं, मतलब द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट की तरह आता है, और उसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हमने पढ़ा था। तो उसके आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है या ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और अगर पहला मीडियम रेयर मीडियम होता है और दूसरा मीडियम अगर डेंसर होता है, तो आप सभी को पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, RDT, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपका ये जो लाइट है ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगा। तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट है रिफ्रैक्शन में, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है रिफ्रैक्शन में, अगर हमें पता करना हो कि कितना होगा, तो इसके लिए हमें कोई क्वांटिटी मिलेगी जो सिर्फ हम उसको रीड करके बता पाए कि इसमें बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होगा, इसमें बेंडिंग मूवमेंट कम होगा। तो इसीलिए एक टर्म निकल के आई जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, और इसी को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और डिनोट होता है, ये सभी को पता है, ईटा या एन इसको जनरली कहा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, या अनदर मीडियम। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है। अगर वो रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड कम होगी, अगर वो डेंसर से रेयर जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। गॉट इट? ये आपको पता है, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। और अगर हम जो लाइट रे है उसकी स्पीड का रेशियो निकालें, स्पीड ऑफ लाइट in one medium to the speed of light in second medium, ये जो रेशियो है बेटा, ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? और इसको लिखने का जो तरीका है वो है 1:2। क्या मतलब है इसका? समझते हैं। देखो, लाइट कहां से कहां जा रही है? अभी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो इसको रीड आउट करने का तरीका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या तरीका है इसको रीड आउट करने का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखो, आपकी लाइट कहां से कहां जा रही है? 1 से 2 जा रही है। कहां से कहां जा रही है? 1 से 2। आप हमेशा लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो जहां से लाइट आ रही है और जहां जा रही है, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो कहां पर होगा? हमेशा राइट हैंड पे होगा। और इससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा
कि लाइट 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा 2 का। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 1 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो जब भी लाइट का स्पीड चेंज होगा, उसका रेशियो निकलेगा, तो वो टर्मिनोलॉजी जो कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। और अगर उसको रीड आउट करने का बात करें, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं इस तरीके से, क्या आंसर होगा इसका, इसको कैसे रीड आउट करेंगे, कैसे रीड आउट करेंगे? हाँ प्लीज कमेंट में लिखो क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, 2 से 3। लाइट आपके सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में जा रही है। तो यहां पर अगर मैं इसका रेशियो लिखूंगा तो क्या होगा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, 2 की। तो देखो बेटा, जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी किसकी आएगी, पहले स्पीड ऑफ लाइट किसकी आएगी, मीडियम 2 की। किसके रिस्पेक्ट, सॉरी, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कहां आएगी, 2 की ऊपर, और स्पीड ऑफ लाइट 3 की नीचे। तो ये रेशियो क्या होगा, इसको रीड आउट करने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और जो रेशियो लेके आएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 3। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है सिंपल स्पीड ऑफ लाइट का। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनकी जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। किसको शो करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिलेटिव, क्योंकि हमने दो मीडियम को रिलेट किया। अब बच्चों आता है कि हमारे पास जब भी कोई भी हम, आपने देखा होगा आपकी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं। हर मीडियम का दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। अगर मैं वाटर से ग्लास की बात करूं और ग्लास से हनी की बात करूं, वाटर से हनी की बात करूं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो हम जो बुक में हमारे लिखा हुआ है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या है। तो बेटा इसके लिए फिर एक टर्मिनोलॉजी आई है, उसका नाम है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है, किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है, कमेंट में बताओ। वेरी गुड, एयर या वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसको अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है तो किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो इससे तो कम ही होगी। इसका मतलब है कि अगर हम किसी का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो उसमें हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, लाइट कहां से ट्रेवल करेगी, एयर या वैक्यूम से उस मीडियम की तरफ। तो इसमें अगर हम देखें द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में जाए तो किसी भी मीडियम में अगर हम ये रेशियो निकालें जिसमें लाइट एयर से उस मीडियम की तरफ जाती है, इसमें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एयर से किसी भी मीडियम में, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सी से डिनोट की जाती है, एयर या वैक्यूम की, और नॉर्मली हम किसी की भी वेलोसिटी की बात करें तो सी अपॉन में वी आएगा। इसको थोड़ा सा और लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब है दो डिफरेंट मीडियम को कंपेयर करना, और एब्सोल्यूट का मतलब है किसी भी मीडियम को एयर के साथ कंपेयर करना। अब देखो जब एयर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो एयर जो होगा वो हमेशा हमारे लिए रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, और बाकी का जो मीडियम होगा हमेशा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। तो लाइट हमेशा कहां से कहां जाएगी, एयर टू मीडियम में जाएगी, एयर टू मीडियम में जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या रीड आउट करेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसी को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जनरली आपने देखा होगा हर एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट ही जो लिखा रहता है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिखा होता है, एयर के रिस्पेक्ट में लिखा होता है। जैसे अगर आपको पता होगा तो वाटर की बात करें 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, एयर की बात करें तो वो 1 ही होता है। ये सारे डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक सिंपल रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। रिलेटिव क्या होता है? जब भी दो डिफरेंट मीडियम को कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे? एयर या वैक्यूम में, क्योंकि एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप दोनों डेफिनेशन आपने आई होप लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद में करें। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से कहां जा रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? चलो अच्छा आप करो, पहले 2 मिनट देता हूं मैं आपको, जल्दी से पॉज कर लो वीडियो को। ओके, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट किसकी आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और देखो बच्चों, आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही पूछा है। तो जरा इसको समझो आप, क्या होगा ये? अगर हम इसको देखें, आपको कितना दिया है? 1.50 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, मैंने वीजी लिख दिया उसको शॉर्टकट में। क्या होगा? वीजी यहां ले लिया, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50 कर दे, ये मीटर पर सेकंड। आपको पता है इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना है बेटा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, और ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपनी बुक में लिखे होंगे, और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है वो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। व्हाट इट? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको पहले रखना पड़ेगा, और उसके नीचे किसको पुट करना पड़ेगा? जिसमें आपकी लाइट इंटर होगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहां मैं आपको एक नया कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? क्या मतलब है इसका? देखो यहां पर लाइट पहले कहां जा रही थी, देख लेते हैं एक बार। लाइट कहां जा रही थी? एयर टू वाटर जा रही थी, और बाद में क्या पूछा? वाटर टू एयर कितना है? एयर टू वाटर कितना दिया है? 1.33 दिया। कितना दिया है? 1.33। चलो, तो देखो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही आएगा। और अगर मैं इसका जो इन्होंने पूछा है फॉर्मूला उसको उसको लिखे, अगर हम पूछा है उसने कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां पर क्या आएगा? वाटर आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो आंसर क्या आएगा? ये क्या होंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वाटर टू द वी एयर, अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपके एयर से एयर, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आया? 1 आया। कितना है आंसर? 1 आया। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इस क्या मतलब हो रहा है इसका? इसका मतलब हो रहा है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं, और यहां पर 1 आ रहा है, इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस तरीके से लिख दूं, तो क्या देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ रही है। क्या आ रहे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका?
इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आपको? अगर लाइट एयर से वाटर में जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाती है, अगर लाइट वाटर से एयर में आए तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, और इस को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाती है, अगर हम लाइट उस मीडियम से दूसरे मीडियम में निकाले तो उसी मीडियम में सॉरी उसी पाथ को लाइट फॉलो करते हुए आती है। एक डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो। लाइट सपोज यहां से आई और रेयर टू डेंसर मान लेते हैं, यहां पे गई है, और इसके बाद जब लाइट वापस यहां से जाएगी, ठीक है, ये लाइट आपका ट्रेवल करके गई। अगर लाइट को अगर हम अब इस पाथ को फॉलो करवाएं, लाइट अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, अभी लाइट यहां से आ रही थी, अगर लाइट सपोज यहां से जाती है तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। लाइट जिस पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, अगर वो वापस रिवर्स हो तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। और यही ये चीज बता रहा है कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गॉट इट? समझ में आया इसको? तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको 1.33 दे रहा, आप उसको क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर दो, आंसर निकालो, तो आपका आ जाएगा कि उसमें तो हमें क्या दिया हुआ था और क्या निकालना है, जरा इसमें देख लेते हैं। हमें दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 दिया था, और हमें पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, कितना होगा? 1.33 कैलकुलेट करेंगे 0.75 क्या आ जाएगा? 0.75। अब देखो एक चीज आती है यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चूंकि ये एक रेशो है तो इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी का अगर हम रेशो निकालते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये बेटा नोट कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ये सेम क्वांटिटी का रेशो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे? 0.75। क्या होगा ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। व्हाट इट बेटा? तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जिस पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, अगर हम लाइट को रिवर्स कर दें तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। गॉट इट? और क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक दूसरे के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अच्छे से आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आते ही आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं? तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशो है स्पीड ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो यहां पर आप ध्यान रखो नेचर ऑफ मीडियम। अगर जिस मीडियम में लाइट जाने वाली है और जिस मीडियम से जाने वाली है, उन दोनों में डेंसिटी का, ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। मतलब रेयर मीडियम से जब आपकी लाइट किसी डेंसर मीडियम में जा रही है और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड बहुत स्लो होगी और वहां पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का ज्यादा होगा वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा दिखेगा। वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आया ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा उसका बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा होगा। और किस मीडियम का ज्यादा होगा? जो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वेवलेंथ का। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम जब इस चैप्टर के बाद हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे और उसमें जो रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे, ये बहुत काम आएगा। देखो आपने देखा है जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाती है तो अपने 7 कलर में डिवाइड होती है, जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो वेवलेंथ का वहां क्या रीजन है कि मैंने क्या कहा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम,
और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। तो आपको पता है अगर मैं हमारे 7 कलर की बात करूं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसकी मैं बात करूं तो इस विब्ग्योर में वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा वेवलेंथ किसका सबसे कम है? वॉयलेट का। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। इसीलिए जब लाइट रे एक प्रिज्म में से पास होती है तो वो अपने 7 कलर में डिवाइड होती है। किस प्रकार से? जो पहला कलर आपको दिखता है, जो पहला कलर आपको दिखता है वो वॉयलेट होता है और जो ऊपर वाला कलर होता है वो हमेशा रेड होता है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो सबसे कम बेंड होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसका बेंडिंग मोमेंट कम होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा बेंड। और इस तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ कलर में आपको कलर देखने को मिलते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? विब्ग्योर। तो वेवलेंथ का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें हमारे थर्ड, देखो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है? तो आप सभी को पता है जब भी हम किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। अभी मैंने बोला जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके वाइस वर्सा हो जाएगा। जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑब्वियसली बात है कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम बात करें अगर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दे उसको। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें पढ़ी है। कौन कौन से फैक्टर है बेटा? एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम जितना ऑप्टिकल डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसमें बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा। इसके बाद हम बात करें दूसरा हमारा वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और हम बात करें टेम्परेचर की तो ऑप्टिकल डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ में आए होंगे और बच्चों इनको जरूर याद रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एक एक दो दो नंबर के भी आते हैं, हो सकता है ये 3 से 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ हमारा मोस्ट अवेटिंग पार्ट आ गया है, स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे ऐसे अब हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं। और आप सभी को पता है, you all are well known this about this, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्केव और कॉन्वेक्स आपको पता है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, हमारा जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में देख ले। कॉन्वेक्स लेंस, अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। और ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सभी को पता है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं सेंटर में ये थिक है और एजेस पे क्या है? थिन है। यहाँ एजेस पे थिन है और ये सेंटर में क्या है? थिक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊं तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखा है भैया? सेंटर पे ये थिन है और एजेस पे ये थिक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस देखें तो ये कम है और ये डिस्टेंस देखें तो ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम इसमें भी यहाँ एक ड्रॉ करें तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। अभी थोड़ा सा आगे अपन समझते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो लेंसेज है, स्पेरिकल जो लेंस होगा ये हमारा एक ग्लास स्लैब होगा। उस ग्लास स्लैब में से जब इसको हम इस तरीके से कर्व तरीके से कट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों लेंस निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल लेंसेज। पहली क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी मैंने बोली था आपको ऑप्टिकल सेंटर।
अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो इसका जो मिड पॉइंट है, ये लाइन है आपकी सेंट्रल लाइन, इसका जो मिड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। देखो बच्चों, जैसे हमारे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां पर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। डेफिनेशन क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑन लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम कॉन्केव की बात करें, अगर हम कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव लेंस की बात करें, तो उसका भी जो सेंटर पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों। दूसरा था प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्या होगा भैया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, दोनों लेंस बना ले। ये दोनों का सेंटर है। स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास हो और इन लेंस का जो कर्व है इसके परपेंडिकुलर हो। ये जो लेंस है इनका जो कर्व है उसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर से पास हो रही है और इस कर्वेचर के क्या है? 90 डिग्री पे है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ये यू नो वेरी वेल क्या होता है? वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो, और आगे चल के आप पढ़ोगे वो लाइन जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और फोकस इन दोनों से पास हो, ये इन दोनों को मिला के बनाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन ऐसे तो आती नहीं है, बट हम जब अभी रेड डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हर बार आती है, एक दो नंबर में आती रहती है। अगर आपको प्रिंसिपल फोकस पता है तो आप एक तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, जो रे डायग्राम का फर्स्ट लॉ होगा, जो भी हम रे डायग्राम पढ़ेंगे उसमें जो फर्स्ट लॉ होगा वो यही होगा। दूसरा डेफिनेशन भी आपको याद करनी। क्या लिखी हुई है देख लेते हैं एक बार। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो भी लाइट रे आ रही हो हमेशा क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अगर आपको मिरर आपने मुझसे पढ़ा है या कहीं डेफिनेशन पढ़ी तो आपको याद होगा ना, लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। यहां पर कॉन्वेक्स की क्या हो जाएगी? व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट, दे विल कन्वर्ज अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या मैंने बोला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। When a light ray comes parallel to the principal axis, after reflection, they will converge on a single point on the principal axis is called principal focus of concave lens. डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्या हमारा भैया? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर पॉइंट से होके जाएगी। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट अ सिंगल पॉइंट। तो देखो बच्चों, यहां पर अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं आप देख सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है, एक सिंगल पॉइंट पे लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है, और इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। When a light ray comes parallel to the principal axis, after reflection, they will meet a single point on the principal axis. That point is called principal
फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, डायग्राम बना लो। चलो, अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई आपको बताने के लिए। बेटा जब भी हम लेंस में देखेंगे तो आप देखोगे लेंस में जो दोनों सरफेस है, रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेस से होता है। अगर हम देखेंगे तो जो भी लाइट रे आ रही है वो एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो यहां पर अगर सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसका अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगी। और जैसे हम सेकंड फेज पे जाएंगे और वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो डेंसर से रेयर जाएगी तो थोड़ा सा वो अवे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है इन दोनों सरफेस से होगा, इन दोनों सरफेस से होगा। ज्यादा डिटेल में आता नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि दोनों सरफेस से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट सरफेस से भी और सेकंड सरफेस। फर्स्ट में रेयर टू डेंसर है, सेकंड में डेंसर टू रेयर है ना। तो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ मैंने ऐसा बनाया नहीं है बट समझाने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया ताकि कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं बुक में आप देखेंगे तो वो तो फर्स्ट सरफेस से टिल्ट हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट सरफेस से टिल्ट होते हैं वो वहां आती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड आता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो जिसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करी, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। The principal focus of concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the principal axis appear to diverge। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, appear to diverge क्या है, appear to diverge after passing through the lens, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कॉन्केव लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट रे को डाइवर्ज करता है। अगर एक नॉर्मली मैं बनाऊं आपको तो लाइट रे को क्या करता है वो, ये लाइट रे आई, ये डाइवर्स हुई, ये लाइट रे आई, ये डाइवर्स हुई, ठीक है। अब ये डाइवर्स करता है तो फिर वो किस पॉइंट पे आके आपकी लाइट रे को मिलाएगा, ऑब्वियस सी बात है कहीं नहीं मिलाएगा। लेकिन अगर मैं इन लाइट रे को थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारी लाइट रे आई 1, ये 2, थ्री और ठीक है। अब जैसी लाइट रे आई है तो आपको पता है ये क्या होगा, लाइट रे आई और यहाँ क्या होगी, डाइवर्स होगी। ये लाइट रे क्या होगी, ये भी आपकी डाइवर्स होगी। ये लाइट रे आएगी इस साइड पे डाइवर्स होगी, ये लाइट रे आएगी और ये इस साइड पे डाइवर्स होगी, ठीक है। अब जब इन लाइट रे को अगर आप बैक साइड पे लेके आओगे, कहाँ लेके आओगे, बैक साइड पे लेके आओगे, तो देखोगे वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही है, एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रही है एक्चुअली, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो लाइट रे डाइवर्स हुई है, ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्स हुई है, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। और इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। और ये हमारा फर्स्ट रूल भी बनेगा रे डायग्राम का कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो हमेशा अपीयर टू डाइवर्ज होगी कॉन्वेक्स के लिए और कॉन्वर्ज कॉन्केव के लिए और कॉन्वर्ज होगी कॉन्वेक्स के लिए। गॉट इट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। डेफिनेशन आई होप आपने लिखी होगी, पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ। देखो अब यहां पर हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। दोनों लेंस की अगर हम बात करें, दोनों लेंस की अगर हम बात करें, ओह सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, फोकल लेंथ।
जैसे वहां भी होता था पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता था, वही क्या कहलाता था हमारा फोकल लेंथ। और अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की तो वहां भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की। उसके बाद हमने लेंस पढ़ा, लेंस में हमने पढ़ा कि लेंस कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की कुछ सम टर्म्स हमने जो लेंस से रिलेटेड थी पढ़ी, जिनमें हमने सोचा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, इसके बारे में पढ़ा। और लास्ट हमने पढ़ा है फोकल लेंथ। तो आई होप एक बार आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार इसको फिर से देख लें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलने वाले हैं और उसमें हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्लस कितने टाइप की इमेज फॉर्मेशन है, कितने टाइप के रे डायग्राम है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।